नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनावों की टिकटों की घोषणा को लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें केंद्रीय हाईकमान, कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान पर टिकी है। लेकिन केंद्रीय हाईकमान ने आज 2 टिकटों की घोषणा की जो कि देश की लोकसभा सीटों के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हम जिक्र कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो देश की बाकी कांग्रेस की लोकसभा टिकटें थी, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोगों की निगाहें हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा की टिकटों के साथ साथ इस बात पर भी टिकी थी कि अमेठी और रायबरेली, इन 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस किसकी घोषणा करती है, किन्हें चुनावी रण में उतारती है। बहरहाल इसे लेकर आज सुबह ही तस्वीर साफ हो गई थी जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले रायबरेली से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा हुई और अमेठी से किशोरी लाल। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये था, चाहे नेशनल मीडिया की बात की जाए या तमाम लोगों की बात की जाए, इन 2 लोकसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा चर्चा थी क्योंकि अपनी परंपरागत सीट अमेठी की बजाय राहुल गांधी को रायबरेली भेजा गया। रायबरेली भी गांधी परिवार की सीट रही है, लेकिन इस बार अमेठी से राहुल गांधी का हटना और रायबरेली में जाना एक अपने आप में बड़ी बात थी। और दूसरा, प्रियंका गांधी का चुनावी रण से हटकर पूरी तरह से यह बयान देना कि कोई चुनाव की कमान संभालने वाला भी चाहिए, यानी कि अब प्रियंका गांधी खुद चुनावी रण में नहीं होंगी, लेकिन पूरी चुनावी प्रक्रिया को, पूरी कैंपेन को देखेंगी। ये सबसे बड़ी बात है। पिछले कल भी ये चर्चा थी कि इस समय केंद्रीय हाईकमान का पूरा ध्यान रायबरेली और अमेठी की सीटों पर है और इन प्रत्याशियों की घोषणा होते ही बाकी तमाम सीटों को घोषित कर दिया जाएगा। हमने पिछले कल के बुलेटिन में भी साफ कहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों के लिए एक प्रत्याशी का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया, केंद्रीय हाईकमान को भेज दिया है। इस पर औपचारिक मोहर लगना बाकी है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं की व्यस्तता है और रायबरेली अमेठी का जिस प्रकार से पूरे दिन का आज माहौल बना था, अब यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जब केंद्रीय हाईकमान, केंद्रीय नेताओं को फुर्सत मिलेगी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हो या तमाम नेता हो, हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा की सीटों के टिकटों को लेकर घोषणा किसी भी समय जारी हो सकती है। स्वयं मुख्यमंत्री या तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आज देर शाम या कल तक घोषणा होने की संभावना है, किसी भी समय इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी, राकेश चौधरी और हरभजन चौधरी में से किसी एक के टिकट पर मोहर लगेगी। देवेंद्र जग्गी, पिछले कल भी हमने कहा था, क्रेडिबल है, साफ छवि है, वफादार पार्टी के सिपाही हैं, एमसी धर्मशाला के मेयर रह चुके हैं, जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, सीएम सुक्खू के बेहद करीबी हैं, 3 दशकों से पार्टी से जुड़े हैं। 36 का आंकड़ा उनका सुधीर शर्मा से पिछले 10 सालों से रहा है। हालांकि जग्गी की बात की जाए तो शहर में अच्छी पकड़ है। दूसरे वहां पर जो लगातार जिनके टिकट को लेकर कांग्रेस का एक मजबूत धड़ा उनकी पैरवी कर रहा था, राकेश चौधरी। और राकेश चौधरी ओबीसी समुदाय से आते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा का टिकट भी ले चुके हैं। यानी पिछले आम चुनावों में करीब डेढ़ साल पहले हुए आम चुनावों में सुधीर शर्मा का सीधा उनका चुनावी रण में मुकाबला हुआ था। यानी धर्मशाला का जाना पहचाना चेहरा है और पिछले चुनावों में कड़ी टक्कर भी धर्मशाला में हुई थी। निर्दलीय चुनाव लड़कर भी उपचुनावों में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन तीसरा नाम, एक न्यूट्रल नाम, एक विकल्प के तौर पर राकेश चौधरी का उभर कर सामने आया। ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, जिला परिषद रह चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है, मिलनसार स्वभाव है। ये 3 ऐसे नाम है धर्मशाला से जिस पर अब केंद्रीय हाईकमान को मोहर लगानी। हालांकि केंद्रीय हाईकमान पहले ही सीएम सुक्खू को ये स्पष्ट कह चुका था कि लोकसभा के टिकट हम घोषित करेंगे, 6 के 6 विधानसभा सीटों के लिए आप नाम सुझाएं, आप जिन नामों को भेजेंगे उस पर हम ठप्पा लगा देंगे। सीएम सुक्खू देवेंद्र जग्गी के नाम का खुले मन से ऐलान कर चुके थे कि धर्मशाला से हम जग्गी को टिकट देंगे, लेकिन आधिकारिक रूप पर इसकी घोषणा तब होगी जब केंद्रीय हाईकमान ठप्पा लगा देगा। बरसर से सुभाष ढडवालिया, किशन चौधरी, विपिन ढडवालिया, ये 3 नाम प्रमुख हैं। ढडवाल क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले सुभाष
डडवालिया बड़सर बाढ़ से जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, कलवाल पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। किशन चौधरी भी जिला परिषद सदस्य और साथ में पंचायत प्रधान रह चुके हैं। विपिन डडवालिया का भी अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में एक अच्छा रसूख है, पंचायत प्रधान रह चुके हैं, मिलनसार स्वभाव है। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो मामला मार्कंडेय और अनुराधा राणा के बीच पूरी तरह से टिकट को लेकर फंसा हुआ था और इन दो में से किसी एक पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय हाईकमान को लाहौल स्पीति से अपनी पसंद बता दी है। तीनों सीटों पर, चाहे धर्मशाला हो, बड़सर हो या फिर लाहौल स्पीति हो, सीएम सुक्खू ने तीनों सीटों के लिए सिंगल पैनल बनाकर केंद्रीय हाईकमान को भेज दिया है। अब केंद्रीय हाईकमान की व्यस्तता पर हिमाचल की टिकटों की घोषणा किसी भी समय होगी। अब केंद्रीय हाईकमान के नेताओं को जैसे ही फुर्सत मिलेगी इस पर मोहर लगाकर टिकटों को अनाउंस कर देगी। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने का जिस प्रकार से पिछले आम चुनावों से लेकर अब तक एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है उसमें 3 बिंदुओं पर प्रपोजल भेजा गया है। चुनाव आचार संहिता से पहले आए आवेदनों का प्रोसेस शुरू करने की स्वीकृति मांगी गई है। नए आवेदनों को लेकर भी आयोग ने परमिशन मांगी है कि हम नए आवेदनों को लेकर प्रोसेस शुरू करें। 1500 के बजट अप्रूवल को क्लैरिफिकेशन भी मांगी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने आयोग के पूर्व परमिशन पर भी क्लैरिफिकेशन मांगी है ताकि जिला वेलफेयर अधिकारियों को से नए आवेदन लिए जा सके। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर अनुमति देता या नहीं देता, ये काफ़ी रोचक होगा क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि आपने महिलाओं से वायदा किया था कि सरकार बनते ही उनके खाते में 1500 रुपये आ जाएंगे। 1.5 साल हो गया, आपको चुनावों के दौरान ही ये फॉर्म भरवाने की याद क्यों आई? सरकार कह रही है हमने स्पीति में दिया, लाहौल में दिया, अब बाकी जगह भी हम देना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत करवा के ये मामला रखवा दिया। बहरहाल निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के कोर्सेज की जांच की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर व फैकल्टी न होने पर कोर्सेज बंद होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम इसकी जांच करेगी। शिक्षा नियामक आयोग को भी विभाग ने जांच के लिए पत्र लिखा है। नए कोर्स के लिए कॉलेज विश्वविद्यालय को आयोग से मंजूरी लेना बेहद जरूरी होगी। प्रोफेसर भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जॉब ओरिएंटेड आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्स शुरू होंगे। इस वर्ष निजी संस्थानों में 500 से ज़्यादा नए कोर्स शुरू करने की योजना है। निजी संस्थानों को इस बार फॉलो होंगे एनईपी के नए नियम। मैट्रिक पास लेबोरेटरी अटेंडेंट बनेंगे जेएलए। स्कूल कॉलेज में सेवारत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने बाकायदा डीपीसी के लिए ब्यौरा मांगा है। 2015 में रेगुलर लेबोरेटरी अटेंडेंट बनेंगे। चुनाव आचार संहिता हटते ही इसमें पुलिस विभाग के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि 34 सब इंस्पेक्टर को पदोन्नत करने के लिए बाकायदा परमिशन मांगी गई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन 34 सब इंस्पेक्टर को पुलिस इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत करने की मंजूरी प्रदान कर दी है और इस मंजूरी के बाद डीजीपी अतुल वर्मा ने इनकी पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। इन्हें इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया गया है। डीजीपी ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि प्रमोट किए गए पुलिस जवानों को उनके मौजूदा स्थान पर इंस्पेक्टर का चार्ज लेना है। कांगड़ा में सब इंस्पेक्टर रिंकू नारायण सिंह व सुरजीत सिंह को प्रमोट किया गया है। मंडी जिला में मनीष कुमार, लेखराज, अनिल कुमार, रूप सिंह, लाहौल स्पीति में अर्जुन सिंह, किन्नौर में जगदीश कुमार, जानेश्वर ठाकुर, शिमला में जसवंत सिंह, जयंत करुण गौतम, अनिल कुमार, जीत राम, देवी सिंह और बलदेव सिंह, सिरमौर में रविंद्र पाल, सोलन में बलदेव सिंह को पदोन्नति दी गई है। विजिलेंस में संचालित कालिया योगेश कुमार, सुमन बाला, परमजीत सिंह, प्रताप चंद, राम सिंह, स्टेट सीआईडी में संजीव कुमार, अशोक कुमार नेगी, पुलिस जिला नूरपुर में उद्धम सिंह, पीटीसी ड्रोब के सतपाल, छठी आईआरबी बटालियन में रामलाल बा देवराज, 3rd IRBN बटालियन में भूपिंदर सिंह, 4थी IRB में मूल राज और बद्दी में संजय कुमार को सब इंस्पेक्टर पद से इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये प्रमोशन के लिए पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने बाकायदा केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। अनुमति आने के बाद इन 34 के 34 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, अब तमाम अन्य विभागों में जिनकी पदोन्नतियाँ
है, इंक्रीमेंट के तमाम मामले लटके हुए हैं, रुके हुए हैं, डीपीसी का प्रोसेस रुका हुआ है, उनके लिए भी यहाँ से सीधा रास्ता खुल गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग अब सीधे तौर पर जिनका ड्यू है उन्हें धीरे धीरे परमिशन देने शुरू हो गया है। अब उन तमाम कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जिनका पदोन्नति का पूरा मामला तय था, ड्यू था, अब उनके लिए रास्ता खुल गया है। आज नेताओं की जुबानी जंग जबरदस्त बोली, चाहे कंगना की बात हो या विक्रमादित्य सिंह की बात हो, और मंडी में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर देखा गया है चुनाव शालीनता के साथ लड़ा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से सियासी बार चल रहे हैं, जिस प्रकार का वाकयुद्ध चल रहा है, चाहे वो कंगना के खेमे से हो या विक्रमादित्य के खेमे से हो, दोनों तरफ से बराबरी की चोट चल रही है। जिस प्रकार से पहले प्रतिभा सिंह ने कंगना के खिलाफ बयान दिया कि एक हुस्न परी आई है, ऐसी चीज है, उसको देखने के लिए आते हैं, भाजपा ने इसका जबरदस्त पलटवार किया। फिर कंगना रनावत सीधे सीधे विक्रमादित्य सिंह पर उतराई। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह महिलाओं का सम्मान नहीं करते, अपनी पत्नी का सम्मान उन्होंने नहीं किया। अब इस देखा रेख में दूसरे कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की बातें लिख रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, चाहे वो कोल सिंह का जिक्र किया गया हो, दूसरे नेताओं की बात रखी गई हो, अब धीरे धीरे मंडी का माहौल अमर्यादित होता जा रहा है। यानी कि जुबानी जंग इतनी फिसल रही है कि अब निजी जीवन में तमाम नेता चुनावों की आदर्श आचार संहिता को भूलकर, अपने आदर्शों को भूलकर या हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की मर्यादा को भूलकर धीरे धीरे जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, और ये एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से इस प्रकार का कीचड़ उछाला जा रहा है, दोनों तरफ से छींटाकसी हो रही है, जो ना डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है, ना देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी है। अगर अब दूसरे नेताओं की बात कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय दिलचस्प मामला कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह का बना हुआ। इन दोनों नेताओं को लेकर न केवल मंडी की जनता बल्कि शिमला में भी इस प्रकार का माहौल है, कांगड़ा का माहौल है। चुनाव मंडी में लड़ा जा रहा है, लेकिन हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, इन तमाम जिलों में भी मंडी की सीट को लेकर कंगना बनाम विक्रमादित्य सिंह को लेकर जंग लड़ी जा रही है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या कार्यकर्ताओं का आपसी टकराव हो। इसके पीछे बड़ी वजह है कि कंगना रनावत हिमाचल की बेटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ा नाम देश की सियासत में, जिस प्रकार से उन्होंने शिवसेना से पंगा लिया, जिस प्रकार से उन्होंने माया नगरी में टकराव किया, जिस प्रकार से वह हिमाचल के छोटे से गांव से उठकर गई और अपने आप को एस्टैब्लिश किया, जाहिर तौर पर अब उनका पूरे देश में एक बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। मंडी में वह चुनाव लड़ने के लिए आई तो इस प्रकार की बातें उठनी थी। लेकिन दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की भविष्य की राजनीति का सितारा कहा जाता है, ये माना जाता है कि विक्रमादित्य सिंह आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का भविष्य हैं। उनका काफी लंबा कैरियर है, छोटी सी उम्र में अब बेहद कम उम्र है। शांता कुमार के बाद देखा जाए तो विक्रमादित्य सिंह प्रदेश की ऐसी दूसरी शख्सियत है जो कि इतनी छोटी उम्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं। इससे पहले शांता कुमार 1978 के आसपास वह जब मुख्यमंत्री बने थे, 1978 में जब मुख्यमंत्री बने थे, उनकी आयु भी करीब 32 साल थी। विक्रमादित्य सिंह जैसे दूसरे नेता शांता कुमार के बाद जो इतनी छोटी उम्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस प्रकार से यूथ में है, उसके चलते अब ये मंडी की सीट बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने मजबूत स्तंभ, अपने सितारे चुनावी रण में उतारे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी अब मंडी के रण को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर दूसरे नेताओं की बात की जाए तो जयराम ठाकुर ने आज कहा कि सुक्खू सरकार सिर्फ संस्थानों को बंद करने, लोगों को दुख देने के लिए जानी जाएगी। कोटखाई में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, आने वाले 5 साल भारत के इतिहास में बेहद अहम रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत की ऐतिहासिक बुलंदी का कार्यकाल होगा। जयराम ठाकुर ने कहा, नरेंद्र मोदी ने सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% की, इसके बाद भी 50 रुपये न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया, जिससे हिमाचल के बागवानों को बहुत बड़ी राहत मिली। कांग्रेस की सरकार ने बागवानों को ठगने का काम किया, बागवानों को सेब के दाम तय करने की गारंटी दी, लेकिन सेब बेचना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, इस समय कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है।
अब तो उनसे सबसे बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। सबसे पहले अमेठी से चुनाव लड़ने वाले थे, उनके जो सबसे बड़े नेता पहले अमेठी से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें अपनी पारंपरिक सीट की ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा हो गया और अपनी दूसरी पारंपरिक सीट रायबरेली चले गए, क्योंकि वहाँ स्मृति ईरानी से हारना नहीं चाहते थे। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में दुख की सरकार चल रही है, ये सरकार बहुमत खो चुकी है, जनता की नज़र में भी सरकार की छवि तार तार हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में हज़ारों की संख्या में चले हुए संस्थानों को बंद कर दिया। दुख इस बात का है, ये गारंटी देने वाली सरकार अब सुविधाएं भी बंद कर दी हैं। कांग्रेस इसी तालाबंदी के विकास कर रही है। उन्होंने कहा अब हिमाचल के लोगों की बारी है, ऐसी सरकार और ऐसे लोगों की भी तालाबंदी कर दें जो हिमाचल के लोगों के संस्थान बंद कर रही हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत को लिखकर स्क्रिप्ट दे रही है। पांगी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और उन्होंने आज पांगी में मंडी लोकसभा सीट के पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में भी वोट मांगे। किलाड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कांग्रेस पार्टी चुनाव में सभी सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव की सभी 6 सीटें कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी से भाजपा की प्रत्याशी को जनता के मुद्दों का कोई ज्ञान नहीं है। भाजपा एक स्क्रिप्ट तैयार कर कंगना को दे रही है, वह अपने वहां पर सिर्फ स्क्रिप्ट को पढ़कर डायलॉग बोल रही हैं। उन्होंने कहा जयराम ठाकुर एक फ्लॉप डायरेक्टर हैं और 4 जून को ये फिल्म, भाजपा की ये फिल्म जिसमें हीरोइन कंगना रनावत है, जयराम ठाकुर डायरेक्टर हैं, इसका निर्देशन कर रहे हैं, ये फिल्म पूरी तरह से पिट जाएगी, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आपदा में कंगना रनौत ने प्रभावित परिवारों की कोई मदद नहीं की, जबकि फिल्म अभिनेता आमिर खान ने चुपचाप 25 लाख रुपए आपदा प्रभावितों को दिए। उन्होंने कहा कि दोबारा जल्दी ही पांगी लौटकर वापस आएंगे और क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत शर्मा शिमला पहुंच गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो प्रमुख मुद्दे हैं उसे ध्यान हटा रही हैं। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार शिमला पहुंचे अनंत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में जो बातें मोदी को करनी चाहिए उन बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। अनंत शर्मा ने कहा कि पीएम इधर उधर की बातें करने की बजाय 2014 में किए गए 2 करोड़ नौकरी, अग्निवीर स्कीम, कर्मचारियों की पेंशन जैसे मुद्दों पर जनता को स्थिति स्पष्ट करें। उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा शिमला मेरी जन्मभूमि है और हिमाचल व पूरा देश मेरी कर्म भूमि है। वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानते कि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया। अनंत शर्मा ने कहा कि कांगड़ा के लिए क्या करेंगे, क्या उनका विजन है, या कांगड़ा के लिए मैंने क्या किया, इस पर वे कल धर्मशाला में विस्तार से बात करेंगे। यानी कल धर्मशाला में होंगे और वे पूरी स्थिति बताएंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन कांगड़ा के लिए रहा है और अगर वहां से चुनाव जीतते हैं तो कांगड़ा के लिए क्या करना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आज राहुल गांधी पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि हार के डर से अमेठी से वायनाड अब रायबरेली भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर जमकर बरस रहे थे। गग्गल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कुछ समय पहले तक राहुल गांधी कहते थे डरो मत, डरो मत और डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली भाग रहे हैं। ये दिखता है कि हार का डर किस प्रकार से उन्हें सता रहा है और डर तो इतना है कि एक साथ कहीं दोनों जगह ना हार जाएं। ये आज अनुराग ठाकुर ने पूरी तरह से उन पर हमला किया।
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल शिमला पहुंच जाएंगी और कल सुबह 10 बजे उनके शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। कल्याणी हेलीपैड पर वायुसेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति यहां आ रही हैं, जिनके आगमन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपति 4 से 7 मई तक यहां रुकेंगी, 8 मई को वापस दिल्ली लौटेंगी। राष्ट्रपति के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर दिल्ली से सुरक्षा एजेंसियों की टीमें शिमला पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने यहां पर पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के साथ उनका परिवार भी लगभग 7 सदस्यीय परिवार यहां आएगा और 2-3 दिन तक यहां साथ में रह सकते हैं। राष्ट्रपति के समर वेकेशन का ये समय होता है और हर साल राष्ट्रपति परिवार के साथ यहाँ आती है। हालांकि कुछ वर्षों में नहीं आ पाए, लेकिन जिस प्रकार से छराबड़ा स्थित रिट्रीट को सजाया जा रहा है और राजधानी शिमला की सड़कों में पैच वर्क चल रहा है, पूरी तरह से मेटलिंग का काम चल रहा है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर इस तरह से विकास की परिकाष्ठा लिखनी हो तो राष्ट्रपति को थोड़े समय के बाद जरूर यहाँ पर आना चाहिए। बहरहाल राजधानी शिमला में एक जिंदा व्यक्ति के जलने की सूचना है। राजधानी शिमला में एक व्यक्ति के जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जलते हुए हीटर पर गिरने से व्यक्ति की जान चली गई और इसमें जान गंवाने वाले कृष्ण कुमार कसुमटी के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरी तरह से जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। पुलिस के अनुसार कृष्ण कुमार शिमला के एक में किराए के मकान में रहता था। मूल रूप से वह मंडी का रहने वाला बताया जा रहा है। शिमला की युवती की चंडीगढ़ में संदिग्ध मौत की सूचना 2 दिन पहले से चल रही थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने कहा कि ये संदिग्ध मौत नहीं बल्कि हत्या का मामला है। 30 अप्रैल को 30 साल की रूपाली का शव उनके रूम से बरामद किया गया था। रूपाली चंडीगढ़ के नया गांव स्थित विकास नगर में रहती थी। रूपाली शिमला जिला के कोटखाई की रहने वाली थी। इनका शव 30 अप्रैल को पंखे से लटक कर कमरे में मिला था। अब घर वाले कह रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं कि रूपाली ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या करके उन्हें फंदे से लटका दिया गया था। रूपाली के परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वह 3 दिन से नया गांव में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पुलिस थाना में दर्ज नहीं हो रही है। पुलिस उनका बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इसके चलते नया गांव थाने का परिजनों ने घेराव भी किया था। बवाल के बाद नया गांव थाने ने FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन इस पूरे मामले में स्पष्टता के साथ जांच नहीं हो रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि आखिर ये आत्महत्या का मामला था या हत्या का या कुछ और। पंजाब के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी धर्मशाला पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को पंजाब किंग्स के साथ होने वाले IPL मैच के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज दोपहर धर्मशाला पहुंची। गग्गल एयरपोर्ट पर टीम के खिलाड़ियों का HPCA के पदाधिकारियों की ओर से जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। यहां से खिलाड़ी सीधे कंडी स्थित होटल रेडसन ब्लू के लिए रवाना हो गए। पंजाब किंग्स की टीम बीते कल धर्मशाला पहुंच गई थी। धर्मशाला में पंजाब और चेन्नई के बीच रविवार को IPL का मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा 6 मई को RCB की टीम भी गग्गल हवाई अड्डे पर उतरेगी, जो 9 तारीख को पंजाब किंग्स के साथ अपना मुकाबला खेलेगी। मौसम की बात रिलीज किया गया, जिस प्रकार से पूर्वानुमान का प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा था कि धर्मशाला समेत निचले हिस्सों में 5 मई को मौसम साफ रहेगा। यानी कि देश के प्रदेश के पड़ोसी राज्य के जितने भी क्रिकेट प्रेमी उनके लिए अच्छी खबर है कि धर्मशाला में 5 मई को प्रस्तावित मैच में बारिश के बादल छंट गए हैं, बारिश का साया टल गया है। ये मैच पूरी तरह से सेफ है, बारिश नहीं होगी। हालांकि पिछले कल जरूर मौसम विज्ञान केंद्र की एक चिट्ठी ने डराया था, जिसमें 5 मई को येलो अलर्ट दिखाया गया था, लेकिन आज इस प्रकार से 24 घंटे के बाद अगला बुलेटिन जारी हुआ, उसमें कहा गया कि 4 तारीख को बारिश होगी, लेकिन 5 को यानी कि मैच के दिन मौसम साफ रहेगा। ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।